साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज में हिस्ट्री के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों ऐसे ही हमारे बहुत से क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में है, आप विजिट करके इसको देख सकते हैं। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें प्रोत्साहित करिए और अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए। आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होंगे उसमें आपको ये सीरीज हमारी जितने भी हमारे प्लेलिस्ट है, अगर आप उसको पढ़ के जाते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा, डेट श्योर है दोस्तों। तो आइए साथियों आज हम चर्चा करते हैं हमारे हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन था। भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन था हमारा। अगर आप इस पे देखेंगे सबसे पुराना राजवंश कौन था, तो ये मौर्य वंश था, जिसकी स्थापना वास्तविक स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को इसने स्थापना की थी इसकी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। 320 ईसा पूर्व में की थी। और इसका शासनकाल कब तक रहा था, मौर्य वंश कब तक रहा था, 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासन माना जाता है। दुनिया का सबसे मजबूत शासक किसे माना जाता है दोस्तों, तो आपने नाम सुना होगा चंगेज खान को। तो चंगेज खान को दुनिया का सबसे मजबूत शासक माना जाता है। चंगेज खान तिमूरियन वंश का था, तिमूरिन भी कहते हैं इसे, चंगेज खान को तिमूरिन। चंगेज खान एक्चुअल में क्या था, ये जो था बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था, बहुत ही बलवान था, बहुत ही क्रूर था। इसके सेना का संगठन बहुत अच्छा था। इसके सेना में केवल मुस्लिम ही नहीं थे, सब थे, हिंदू भी थे, हिंदू बौद्ध ईसाई जितना थे सबका संगठन था, जैन सब जितने जातियों के लोग थे, इसका कोई ऐसा नहीं था। ये एक कबीले का था, रहने वाला एक कबीले का था। तो इसका तारतार वंश वहाँ शासक था पश्चिमी एशिया में। तो तारतार वंश ने क्या किया था, इसके पिता की तारतारों ने हत्या कर दी थी। तो उनका बदला लेने के लिए अब क्या है, तो कबीलों को, सभी कबीलों को इकट्ठा किया इसने, सभी कबीलों को इकट्ठा करके तो उनका नेतृत्व किया इसने। नेतृत्व करके फिर तारतारों में चढ़ाई करके तारतारों की जो राजवंश था उसको उसने उखाड़ फेंका। इसने ख्वारिज्म को भी हराया, जो सबसे मजबूत माना जाता था मध्य एशिया में शासन, ख्वारिज्मों को भी इसने हराया। इसने बहुत मजबूत सेना का संगठन किया, उसका खुद नेतृत्व करता था। सभी कबीलों को इसने धीरे धीरे इकट्ठा किया। उसने क्या किया, कबीलों में एक यूनिटी, एकता की भावना पैदा कर दी। उनको इतना यूनाइट कर दिया, वो सब खाना बदोशी थे कबीले वाले, और वो सब जंगली टाइप थे। उनको सबको इकट्ठा करके उनको क्या किया, उनको अच्छा जीवन रहन सहन का उनको प्रलोभन दिया। सब यूनाइट हो गए। उनको बोला कि अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो इससे अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए आपको यूनाइट होकर के जितने शासन करना पड़ेगा, धन इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यूनाइट करके इसको कैगन बना दिया जाए। कैगन का मतलब होता है कबीले का सरदार। तभी इसने नेतृत्व किया उन सब कबीलों को, और वो जैसे शिकार करते थे वैसे टूट पड़ते थे। तो इनके आगे कोई टिकता ही नहीं था। इतने धीरे धीरे इनका समूह इतना विशाल का इसका हो गया कि ये जहाँ जाता था तो तूफान जैसे था। इस तूफान से केवल भारतवर्ष बचा रहा, क्योंकि इल्तुतमिश ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया था। इसने ख्वारिज्म जिसको उसको हराया था, उसका वहाँ का भतीजा उसका भाग निकला था, यहाँ शरण मांगता, उसको शरण नहीं दी थी, नहीं तो ये उस पर आक्रमण कर देता। तो सब कहते हैं लेखक कि इसके तूफान से, रौद्र रूप से भारत बच निकला।
ये चीन को भी पूरी तरीके जीतने वाला था, पूरा कब्जा कर लिया था, इसका साम्राज्य बहुत विस्तार हो गया था, लेकिन अंततः उसी चढ़ाई करने वाला ही था चीन को, तभी इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चंगेज खां को सबसे विशाल का ताकतवर माना जाता है। पूरा पाषाण काल के औजार भारत में कहाँ से प्राप्त हुए? तो छोटा नागपुर से, छोटा नागपुर से, छोटा नागपुर से लगभग 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व के औजार छोटा नागपुर से प्राप्त हुए हैं। झारखंड में है ये छोटा नागपुर। और कहाँ? आंध्र प्रदेश के कुरनूल से प्राप्त हुए हैं, आंध्र प्रदेश के कुरनूल से कुरनूल से 20,000 से लेके ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व के बीच के, 10,000 ईसा पूर्व के मध्य के औजार प्राप्त हुए हैं। और आपके मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष, भेड़, बकरी और बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलन घाटी से, मिर्जापुर की बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कई क्वेश्चंस आपके यहाँ से मिल गए। छोटा नागपुर से मिले हैं 10,000 ईसा पूर्व के, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले से मिले हैं 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य के औजार मिले हैं, और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए। सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? तो बोगज कोई या मितनवी भी कहते हैं इसे, मितनवी, ये सबसे पुराना अभिलेख है जो प्रामाणिक है। कब? 1400 ईसा पूर्व का माना जाता, मध्य एशिया से प्राप्त, मध्य एशिया या पश्चिमी एशिया कह सकते हैं, से प्राप्त है बोगज कोई या मितनवी 1400 ईसा पूर्व से सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? एक यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक लिपि थी, यूनिफॉर्म लिपि। इसमें क्या होता था? गीली मिट्टी पर ईख की लेखनी से पंक्चर, मतलब गोदा गोदी जैसी आकृति प्राप्त हुई थी, क्यूनिफॉर्म लिपि कहते हैं। तो क्यूनिफॉर्म लिपि जो होती थी, क्यूनी लिपि जो होती थी, ये सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है, सबसे पुरानी लिपि मानी जाती क्यूनिफॉर्म, लगभग 2900 ईसा पूर्व, 2900 ईसा पूर्व क्यूनिफॉर्म या क्यूनी लिपि भी कहते हैं इसे। शिलालेखों के जनक कौन माने जाते हैं? कौन थे? तो समुद्रगुप्त को माना जाता है, समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, और इसी के काल के गुप्त काल को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को माना जाता है शिलालेखों का जनक, इसने ही पत्थरों पर लिखने की प्रथा चलो आई। गोल गुंबद के गुंबद में किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का, मोहम्मद आदिल शाह, बीजापुर की आदिल शाही तो फेमस है, आदिल शाह का ही मकबरा है, जो शिवाजी के आगमन से बहुत परेशान रहते थे। शाहजी भोसले को इन्होंने बाद में दंड भी दिया था, इसी कारण शिवाजी मान ही नहीं रहा था, उनकी भी बात नहीं मानते थे। उनके किलों पे 40 किलों पे इनके धीरे धीरे कब्जा कर लिया था।
आखिरी मुगल शासक की मृत्यु कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी? बर्मा या रंगून में? बर्मा, रंगून, बर्मा की जेल में। बहादुर शाह जफर थे आखिरी मुगल शासक। अंग्रेजों ने इनको साथ बहुत ही 1857 की क्रांति में इन्होंने विद्रोह किया था, तो इनसे बहुत नाराज हो गए, तो इनके बेटों को इन्हें सामने गर्दन, उनकी तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दी थी। बहुत जुल्म किए थे, इनको तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया था। अंततः इनकी मृत्यु हो गई थी। ये वैसे भी बुजुर्ग थे, जब इन्होंने नेतृत्व किया था तभी ये 63 साल के थे। तो इनकी जेल में तड़प, जब जिनके बच्चे इनके सामने काट दिया जाए तो आदमी वैसे ही मर जाता है, मारो या ना मारो। तो उनको तड़प तड़प मरने के लिए चाहते तो वहीं मार देते। तो रंगून, बर्मा की जेल में कैद कर दिया था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था दोस्तों? 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ? ढाका में हुआ था। अब आप ये समझ लीजिए, कहें तो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ढाका तब अपने इंडिया का ही पार्ट था, तब पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था दोस्तों। इसलिए 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। उस समय इसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उसके बाद इसका नाम मुस्लिम लीग हो गया। 1857 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा माना जाता है दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी ने शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को माना जाता है, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद, इसका कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसमें बताते हैं 360 इसमें हड़तालें की गई और 6 लाख श्रमिकों ने इसमें भाग लिया। और बहुत ज़्यादा, कितने, बहुत से 70 लाख कार्य देशों का बहिष्कार किया गया। समझ लो, मतलब बहुत बड़ा ये आंदोलन माना जाता है। इसीलिए इसको 1857 की क्रांति के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन कहते हैं, असहयोग आंदोलन को। तो साथियों, दोस्तों, ये रहे हमारे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा आपको समझ में आया होगा। इस ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे कैलिबर अड्डा की प्लेलिस्ट में है, 10 कदम सीरीज में। आप कोई भी एग्जाम दे, आप इस मेरे प्लेलिस्ट को रिवाइज करके एक बार चले जाएं दोस्तों। डेड श्योर है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सीरीज से आएंगे, चाहे पेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, जो भी वनडे एग्जाम्स होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन है दोस्तों। इसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए और मस्ती से एग्जाम में चले जाइए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और बहुत से हमारे और भी टॉपिक्स पे लेक्चर उपलब्ध हैं। एकेडमिक में लीजिए तो मैथ है, केमिस्ट्री है, आपकी हिंदी के टॉपिक हैं, हिंदी के हमारे लेक्चर्स हैं, इंग्लिश ग्रामर है, आपकी फिजिक्स है, और दोस्तों आपके करंट अफेयर है, हमारा चलता है हमारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो सब है ही आपके। सभी बहुत कैलिबर अड्डा को आप विजिट करिए, आपका कैलिबर बहुत बढ़ेगा, डेट श्योर है, और आप अच्छी स्कोर करेंगे और सफल होंगे। साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सफल होइए। जय हिंद।